मैं पानी के अंदर ही अंदर बड़ी तेजी से हाथ पांव चलाता किनारे की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। जब मेरा सांस खत्म होने लगा तो मैंने ऊपर की समत आकर सर पानी से बाहर निकाला। ये देखकर मुझे खुशी हुई कि हेलीकॉप्टर मुझसे काफी दूर दरिया के पाट में ही एक जगह चक्कर लगा रहा था। फिर उसने गोता लगाया, ऊपर को उठा और दरिया के बहाव की जानिब आगे को निकल गया। मैंने एक बार फिर गोता लगाया और किनारे की तरफ बढ़ने लगा। किनारा वहां से ज्यादा दूर नहीं था। तीसरे गोते के बाद मैं किनारे पर था। यहाँ कोई खेत वगैरह भी नहीं था, दरख्त ही दरख्त थे। उनका शायद कोई जखीरा यहाँ पर था। कोई सड़क या पगडंडी भी नहीं थी। मेरी कमीज कहां से पुरजे पुरजे होकर मेरा साथ छुड़ चुकी थी। उस वक्त मैंने सिर्फ पाजामा पहन रखा था और पाँव से भी नंगा था। धूप निकली हुई थी, दिन रोशन था, फजा में ज्यादा खून की नहीं थी। मैं दरख्तों में तेज तेज चलने लगा। खुदा का शुक्र था कि मुझे कोई चोट वगैरह नहीं आई थी। अब मुझे सबसे ज्यादा जरूरत किसी कमीज की थी जो मुझे वहाँ नहीं मिल सकती थी। मुझे ये भी मालूम नहीं था कि ये इलाका कौन सा है और आगे कौन सा गाँव या शहर आएगा। मेरा रुख जरूर पश्चिम की तरफ था और मेरे हिसाब से उधर दिल्ली या हरियाणा का इलाका ही हो सकता था। अभी तक मैं वैसे पंजाब में ही था। मुझे उस दरिया का नाम भी मालूम नहीं था। अब उसका नाम मालूम करने की मुझे जरूरत भी नहीं थी। चलते चलते मैं दरख्तों से निकला तो सामने एक खुली जगह आ गई। आगे एक पगडंडी थी। यहाँ धूप में टाट बिछाकर उस पर शलजमों के फुलके सुखाने के लिए किसी ने डाल रखे थे। इसका मतलब था कि वहाँ कोई बस्ती करीब ही है। मैं जरा आगे गया तो बाएं जानिब दरख्तों में एक कच्ची कोठरी दिखाई दी। बाहर चारपाई बिछी थी। आदमी वहाँ कोई नहीं था। मैं कोठरी के करीब गया। कोठरी का दरवाजा बंद था और ताला लगा हुआ था। मैंने ईंट उठाई और उसे जोर से ताले पर दे मारा। ताला टूट गया। मैं कोठरी में दाखिल हो गया। अंदर भी एक चारपाई बिछी थी। कोने में टीन का एक संदूक पड़ा था। मैंने संदूक उलट दिया। उसमें केसरी रंग की एक पगड़ी, खेस, चादर और खद्दर के कुर्ते और एक पोटली में तंबाकू बंधा हुआ मिला। मैंने जल्दी से खद्दर का कुर्ता पहन लिया, फिर चादर धोती की जगह बांधी, सर पर केसरी रंग की पगड़ी बांधी और अब कोई जूती तलाश करने लगा। दरवाजा खुलने से बाहर की रोशनी कोठरी में आ रही थी। चारपाई के नीचे मुझे एक जूती भी मिल गई जो लाल चमड़े की पंजाबी देहाती तर्ज की जूती थी। मैंने उसे पहना। वो मुझे जरा खुली थी लेकिन उससे गुजारा हो सकता था। मुझे वहाँ ज्यादा देर ठहरना भी नहीं था। तेजी से बाहर निकला तो पश्चिम की तरफ पगडंडी पर चलने लगा। उस वक्त मैंने पाजामे की जगह धोती बांध रखी थी और सर पर केसरी रंग की पगड़ी थी। अब मैं एक नजर देखने से पहचाना नहीं जा सकता था। दरख्तों का जखीरा खत्म हुआ तो सब्जियों के खेतों का सिलसिला शुरू हो गया। दूर एक बस्ती के मकान नजर आए मगर उनसे बचता हुआ आगे निकल गया। मेरी मंजिल अब शिमला नहीं थी जिसके एक होटल के कमरे में मेरा सामान पड़ा था, बल्कि अब आफियत इसी में थी कि जैसे भी हो मैं किसी तरह दिल्ली अपने हेडक्वार्टर यानी अपने घर पहुंच जाऊं। अगरचे मैं इस हुलिये में और बगैर पैसों के दिल्ली नहीं जा सकता था, लेकिन मैंने फैसला कर लिया था कि चाहे मुझे कहीं डाका मारना पड़े मैं दिल्ली पहुंचकर ही दम लूंगा। पंजाब में मेरे लिए हर तरफ जाल बिछा था। मैं ये जानने के लिए बेताब था कि ये इलाका कौन सा है, मगर मैं किसी देहाती किसान वगैरह से रास्ते, शहर या गाँव वगैरह का पूछ कर उसे गवाह नहीं बना सकता था। मैं गाँव और बस्तियों से बचता बचाता चलता रहा। अब मेरा रुख कुदरती तौर पर जुनूब की तरफ हो गया था। दरिया काफी पीछे रह गया था। हो सकता था उधर मिलिट्री पुलिस के सिपाही पहुंच गए हों और मुझे दरिया के किनारे तलाश करते फिर रहे हों। दूर से मुझे रेलवे का सिग्नल दिखाई दिया। ये रेलवे लाइन थी और जरूर कोई देहाती स्टेशन करीब ही था। चमड़े का जूता अब मुझे तंग करने लगा था, फिर भी मैं रुका नहीं। मेरा रुख रेलवे के सिग्नल की तरफ था। कुछ मैदान और खेत उबूर करने के बाद आखिर में रेलवे लाइन पर आ गया। मेरी बाएं जानिब कोई 1.5 फरलांग के फासले पर छोटे से रेलवे स्टेशन की इमारत नजर आ रही थी। मैं उधर ही चलने लगा। ये एक छोटा सा स्टेशन था और हिंदी में उसका नाम लिखा था जो मैं किसी वजह से यहाँ जाहिर नहीं करना चाहता। मुझे भूख और प्यास तंग कर रही थी। नलके पर पानी पीकर मैंने अपनी प्यास बुझाई। भूख मैं बर्दाश्त कर सकता था। खतरा जरूर था कि कहीं यहाँ भी पुलिस मेरे ताक़ुब में न पहुंच जाए, लेकिन यहाँ से मुझे कुरुक्षेत्र और फिर वहाँ से पानीपत और दिल्ली के लिए गाड़ी पकड़नी थी। मेरी मंजिल अब मेरे सामने थी। यहाँ से वापस शिमले जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। दिल्ली जाकर मैं शिमले होटल वालों को फोन कर सकता था कि मेरा सामान दिल्ली भिजवा दिया जाए। मुझे एक जरूरी काम की वजह से अचानक दिल्ली वापस आना पड़ गया है। प्लेटफॉर्म वीरान वीरान सा था। कुछ देहाती मुसाफिर एक दरख्त के नीचे बेंच पर बैठे बीड़ी पी रहे थे। मैं भी रेलवे स्टेशन की ड्योढ़ी से दूर एक दरख्त के नीचे बैठ गया। मेरा हुलिया बिल्कुल देहातियों वाला था। उस तरफ देहातियों में केसरी रंग की पगड़ियां बांधने का बहुत रिवाज है। मेरे पास एक थैला तक नहीं था। सोच लिया था कि ट्रेन में बगैर टिकट ही बैठ जाऊंगा, लेकिन इसमें पकड़े जाने का एहतमाल था। गौर करने लगा कि कुछ रुपए कैसे और कहां से पैदा किए जा सकते हैं। ट्रेन के आने में अभी घंटा 1.5 घंटा पड़ा था। रेलवे स्टेशन के अकब में एक बस्ती थी। बस्ती में जाने का कुछ फायदा नहीं था। मैं किसी से भीख भी नहीं मांग सकता था। इतना वक्त नहीं था कि कहीं मेहनत मजदूरी करके 7-8 रुपए कमा लूं। वहां से कुरुक्षेत्र का किराया 3.25 रुपए था।
आगे पानीपत और दिल्ली भी जाना था, जो वहाँ से काफी दूर थे। एक ख्याल आया कि ये देहाती इलाका है और पैसेंजर ट्रेनें चलती हैं, यहाँ गाड़ियों की चेकिंग होती होगी, लेकिन अगर किसी ने टिकट का पूछ लिया तो क्या जवाब दूंगा। खामखा अपने आप को फंसाने वाली बात थी। दिल उसे कबूल नहीं कर रहा था। तरह तरह के खदशात ने मुझे अपने नरगे में ले रखा था। दोपहर हो रही थी। कल रात अंबाला थाने की हवालात में दाल के साथ एक जली हुई चपाती खाई थी। भूख की वजह से पेट में चूहे दौड़ने लगे थे। उठकर स्टेशन के जंगले के साथ साथ टहलने लगा। ये सोच कर के इस तरह चलने फिरने से मैं लोगों की नजरों में आ जाऊंगा, फिर वापस अपनी जगह पर आकर बैठ गया। खैरियत इसी में थी कि मैं बगैर टिकट ट्रेन में सफर न करूं। सोचा बस्ती करीब ही है, गाड़ी आने में अभी देर है, चलकर कुछ पैसों का बंदोबस्त करता हूँ। मुमकिन है कोई दयालु लाला मिल जाए जिससे थोड़ी सी रकम दिल्ली जाकर वापस करने के वादे पर उधार ले लूं। मैं प्लेटफॉर्म के जंगले से गुजरकर ढलान उतरता हुआ बस्ती की तरफ चल पड़ा। ये एक छोटी सी बस्ती थी, मगर यहाँ पक्के मकान भी थे। बाहर दरख्त के नीचे ढोर डंगर चर रहे थे। मैं बस्ती की एक कच्ची गली में दाखिल हुआ। मुझे किसी हिंदू साहूकार की दुकान की तलाश थी। मैं एक नीम पुख्ता मकान के आगे से गुजर रहा था कि अचानक मेरी नजर एक बूढ़े पर पड़ी जो मकान की ड्योढ़ी में तख्त पर नमाज पढ़ रहा था। मेरे कदम अपने आप रुक गए। ये शख्स मुसलमान था, ये जरूर मेरी मदद करेगा। मैं एक तरफ खड़े होकर इंतजार करने लगा कि वो नमाज पढ़ चुके तो उससे बात करूं। उस बुजुर्ग ने सलाम फेर कर दुआ के लिए हाथ फैला दिए। दुआ मांगने के बाद अपनी सफेद दाढ़ी पर हाथ फेरे और मुसल्ला तय करके तख्त से उठकर अंदर जाने लगा तो मैंने उसे सलाम किया। वो वहीं रुक गया, मेरी तरफ चेहरा उठाकर सलाम का जवाब दिया। मुझे काफी हौसला हुआ। मैं ड्योढ़ी में आ गया। बुजुर्ग ने हाथ बढ़ाकर मुसाफा किया और पूछा, बेटे तुम मुझे मुसाफिर लगते हो, बस्ती में पहले तुम्हें कभी नहीं देखा। मैंने एक कहानी घड़कर सुना दी कि अंबाले से दिल्ली जा रहा था कि रास्ते में किसी उठाई गिरे ने जेब से रकम की पोटली निकाल ली। अब आगे जाने का किराया नहीं, अगर आप मुझे कुछ रुपए बतौर कर्ज दे दें तो दिल्ली पहुंचते ही मनी ऑर्डर कर दूंगा। इस बुजुर्ग के चेहरे पर शफकत भरी मुस्कुराहट नमूदार हुई। मुझे तख्त पर बैठने का इशारा किया और खुद कोठरी में चले गए। वापस आए तो उनके हाथों में 10-10 रुपए के 4 नोट थे। 40 रुपए अगर कम हो तो और ला दूं बेटा। मेरा मसला हल हो गया था। 40 ज्यादा थे, लेकिन मैंने एहतियात के तौर पर शुक्रिया के साथ कबूल कर लिए और वादा किया कि दिल्ली पहुंचते ही लौटा दूंगा। अब मैंने उनसे उनका एड्रेस मांगा। वो मुस्कुराए और कहने लगे, तुम मुसलमान हो और मुसलमान जब दूसरे मुसलमान के साथ कोई सुलूक करता है तो उसका मुआवजा खुदा पर छोड़ देता है। मैंने तुम्हें अपना बच्चा समझकर ये रकम दी है और अपने बच्चे को कुछ देकर वापस नहीं लिया करते। उस बुजुर्ग के उर्दू बोलने का लहजा रोहतक हिसार और पानीपत करनाल की तरफ का था। इस इलाके से मुझे शुरू ही से बड़ी अकीदत रही है, इसलिए कि ये खित्ता बुजुर्गान दीन का इब्तिदा ही से मस्कन रहा है और इसकी खाक से कई नामवर शख्सियात ने जन्म लिया। फर्त अकीदत से मेरी आंखों में आंसू आ गए। असल में एक अरसे के बाद मुझे अपने वालिद साहब की याद आ गई, जिनको मैंने बचपन में ही देखा था। गाड़ी के आने का वक्त हो रहा था। मैंने बुजुर्ग के दोनों हाथ थाम कर बड़ी गर्मजोशी से मुसाफा किया और सलाम करके मकान की ड्योढ़ी से निकल कर गली में आ गया। गली में कुछ बच्चे भागते हुए मेरे सामने से गुजर गए। बस्ती की दूसरी जानिब से आटा पीसने वाली चक्की की आवाज आने लगी। मैं बड़ा खुश था, मेरा काम बन गया था। अब मैं दिल्ली तक सेकंड क्लास का टिकट लेकर सफर कर सकता था। सेकंड क्लास ज्यादा महफूज था। मैं तेज तेज चलता हुआ गली से बाहर निकल ही रहा था कि मेरे पांव जमीन ने जकड़ लिए। मैंने रेलवे स्टेशन के बरामदे के आगे 2 जीपों में से पुलिस के सिपाहियों को निकलकर बस्ती का रुख करते देखा। उनमें सिविल पुलिस के सिपाही भी थे और मिलिट्री पुलिस के जवान भी। यकीनन ये लोग मेरी खोज में आए थे। जहां मैंने हेलीकॉप्टर से दरिया में छलांग लगाई थी उसके आसपास का ही इलाका था और मैं कुछ हैरान भी था कि अभी तक मुझे वहां कोई पुलिस की गाड़ी दिखाई क्यों नहीं थी। पुलिस की नफरी 10-12 आदमियों पर मुश्तमिल थी और उनके पास राइफलें भी थी। बस्ती से भागना मुमकिन न था, मैं पकड़ा जा सकता था। अगर मैं गली में भागकर दूसरी तरफ निकलता हूँ तो जाहिर है बस्ती के लोग मुझे देख लेंगे और जब पुलिस वहाँ पहुँचेगी और उन्हें बताएगी कि वो एक पाकिस्तानी जासूस की तलाश में है तो बस्ती की गालिब आबादी जो हिंदू है पुलिस का साथ देगी और यकीनन मेरी निशानदेही कर देगी। मेरे दिल में सिवाय दर्दमंद मुसलमान बुजुर्ग के और किसी का ख्याल न आया। मैं उल्टे पांव मुड़ा और लपक कर उसी मुसलमान बुजुर्ग के मकान में दाखिल हो गया। वो साहब तख्त पर बैठे तस्बीह फेर रहे थे। मुझे देखकर बोले, क्या और पैसे चाहिए बेटा? ठहरो मैं ला कर देता हूँ। मैं कुछ घबराया हुआ था। मेरी शक्ल से उन्होंने घबराहट का अंदाजा लगा लिया और बोले, क्या बात है बेटे, तुम परेशान दिखाई देते हो। सिविल और मिलिट्री पुलिस मेरी तलाश में बस्ती में दाखिल होने ही वाली थी। मैंने आगे बढ़कर बुजुर्ग का हाथ थाम लिया और कहा, मोहतरम इस वक्त मुझे कहीं छुपा लीजिए, पुलिस मेरी तलाश में बस्ती में पहुंच रही है। मैं बाद में आपको सब कुछ बता दूंगा, इस वक्त मेरी मदद कीजिए। बुजुर्ग उसी वक्त तख्त से उठ खड़े हुए, मुझे अपने पीछे आने का इशारा किया और मुझे एक ऐसी कोठरी में ले गए जहाँ कोने में गंदुम की कटी हुई छाल
यानी तोड़ी का बहुत ऊंचा ढेर लगा था। बुजुर्ग ने तोड़ी के ढेर की तरफ इशारा किया और कहा, इस ढेर के अंदर जितनी दूर तक घुसकर छुप सकते हो छुप जाओ। मैं दीवार की तरफ से तोड़ी के ढेर में घुस गया और काफी आगे जाकर अपने आप को अच्छी तरह से छुपा लिया। मुझे सांस लेने को हवा बराबर मिल रही थी। मैंने अपने चेहरे को दोनों हाथों से ढांप लिया था ताकि तोड़ी मेरी आंखों में न पड़े। मुझे बाहर की आवाजें साफ सुनाई दे रही थी। मुझे कोठरी का दरवाजा बंद करने की आवाज न आई। बुजुर्ग दरवाजा खुला ही छोड़ गए थे। मेरे दिल की धड़कनें कदरे तेज हो गई थी और मैं बहुत आहिस्ता आहिस्ता सांस लेने की कोशिश कर रहा था। बाहर एक पल के लिए जैसे सन्नाटा छा गया था। इस सन्नाटे में सिर्फ चक्की की आवाजें सुनाई दे रही थी। ये नीम पुख्ता मकान ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं था। इस कोठरी के आगे ड्योढ़ी थी जहाँ मुसलमान बुजुर्ग तख्त पर बैठे थे और आगे गली थी। गली में भारी बूटों की आवाजें बुलंद हुई। पुलिस बस्ती में दाखिल हो गई थी। कुछ कदम दौड़ते हुए गली में आगे निकल गए। किसी की भारी रोबदार आवाज आई, दूसरी तरफ से बस्ती को घेरे में ले लो। उसके बाद फौजी बूटों की आवाजें मकान की ड्योढ़ी में आ गईं। मैंने एक पल के लिए अपना सांस रोक लिया। एक फौजी जहां पुलिस अफसर की आवाज बुलंद हुई, एक खतरनाक जासूस जेल से फरार हो गया है। हम उसकी तलाश में यहाँ आए हैं। क्या आपने किसी ऐसे नौजवान को देखा है जो इस बस्ती में अजनबी हो? मुसलमान बुजुर्ग की आवाज आई, मेरे बच्चों, मैंने अभी तक किसी अजनबी को बस्ती में नहीं देखा। वैसे भी मैं सुबह से मकान में ही बैठा हूँ। गली में से भी कोई अजनबी नहीं गुजरा। दूसरे फौजी की तहक्कुमाना लहजे में आवाज सुनाई दी, हमें आपके मकान की तलाशी लेनी होगी। मुसलमान बुजुर्ग ने कहा, जरूर लीजिए तलाशी, मगर यहाँ सिवाय मेरे और कोई नहीं है। भारी जूतों की आवाजें इधर उधर फैल गईं। अब मुझे चारपाइयों के उलटने और संदूकों के खिसकाने की आवाजें सुनाई देने लगी। मैं तोड़ी के बहुत बड़े ढेर के नीचे काफी आगे जाकर दम साधे छुपा हुआ था और बहुत आहिस्ता आहिस्ता सांस ले रहा था। अब फौजी बूट उस कोठरी में भी आ गए। ये तोड़ी का ढेर कब से यहाँ पड़ा है? मुसलमान बुजुर्ग की आवाज आई, पिछली फसल से यहाँ ये ढेर लगा है। बाहर रखें तो बारिश आंधी में तोड़ी जाया हो जाती है, इसलिए कोठरी में ढेर लगा कर रखते हैं। किसी फौजी अफसर की करख्त आवाज बुलंद हुई, हवालदार, तोड़ी को ब्योनेट मार कर देखो। मेरा रंग उड़ गया। अगर हवालदार संगीन जलाता आगे आ गया तो ये संगीन मेरी कमर में से होती हुई पेट में से बाहर निकल जाएगी और मैं बोल भी नहीं सकूंगा। मैं दिल ही दिल में खुदा से दुआएं मांग रहा था कि या खुदा मुझे इन काफिरों की संगीनों से बचा ले। मुझे भूसे में संगीनों के मारने की अजीब सी खुश्क आवाज साफ सुनाई दे रही थी। एक बार तो यूं लगा जैसे संगीन अब मेरी पीठ में उतर जाएगी, लेकिन फिर ये आवाज मुझसे दूर होती चली गई। उस फौजी ने हुक्म दिया, इधर कुछ नहीं, चलो दूसरी कोठरी में देखो। और भारी बूटों की आवाजें कोठरी से बाहर चली गईं। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया, उसकी रहमत ने मुझे मौत के मुंह में जाने से बचा लिया था। मैं वहीं तोड़ी या भूसे में अपनी जगह पर सुकड़ कर बेहिसो हरकत बैठा रहा। कुछ देर तक इन फौजियों और पुलिस वालों की आवाजें और उनके बूटों की भारी चाप मुझे सुनाई देती रही। फिर ये सारी आवाजें दूर होते होते बंद हो गईं। अब ये आवाजें गली में बहुत दूर से आती महसूस हो रही थी। मैं उसी तरह साकित भूसे के अंदर पड़ा रहा। मुझे मालूम था कि जब खतरा टल जाएगा तो मुसलमान बुजुर्ग अपने आप मेरे पास आ जाएंगे। भूसे में अब मुझे गर्मी लगने लगी थी। अगर मैं दोनों हाथ अपने चेहरे पर न रख लेता तो इस बात का कवी इम्कान था कि भूसे के किसी तिनके के मेरी नाक में घुसने से मुझे छींक आ जाती। मुझे भूसे में घुसे हुए आधा घंटा जरूर गुजर गया था। कदमों की चाप कोठरी में दाखिल हुई। फिर उसी मुसलमान बुजुर्ग की आवाज सुनाई दी, बाहर निकल आओ। मैं किसी रीछ की तरह भूसे को इधर उधर हटाता बाहर निकल आया। मेरी पगड़ी में और कमीज के अंदर तक भूसे के तिनके घुस गए थे। मैं बाहर निकल कर कपड़े झाड़ने लगा। पगड़ी उतार कर झाड़ी। बुजुर्ग एक तरफ खड़े मुझे खामोश नजरों से देख रहे थे। तस्बीह उनके हाथ में चल रही थी। अगरचे इस मुसलमान बुजुर्ग ने मेरे साथ इंतहाई मुरव्वत का सलूक किया था, मेरी जान बचाई थी, मगर मैं उन पर अपना आप जाहिर नहीं कर सकता था। इससे पहले कि वो मुझसे कोई सवाल करते मैंने खुद ही कह दिया, मोहतरम, आपको यकीन नहीं आएगा लेकिन ये हकीकत है कि मैं जासूस नहीं हूँ। अब मैं आपको असल बात बताता हूँ। पहले ये बताइए कि पुलिस चली गई है। बुजुर्ग ने बेहद संजीदा आवाज में कहा, हाँ, मगर वो अभी तक स्टेशन पर ही है। फिर मुझे साथ लेकर ड्योढ़ी की बजाय दूसरी कोठरी में आ गए जहाँ चारपाई पर बिछोना बिछा था और कोने में 2 संदूक रखे थे। एक तरफ पानी का मटका पड़ा था, दीवार के साथ लालटेन लटक रही थी। मुसलमान बुजुर्ग ने मुझे चारपाई पर बैठने के लिए कहा, खुद एक मूंढे पर बैठ गए और बोले, अगर तुम पाकिस्तानी जासूस नहीं हो तो फिर फौज और शहर की पुलिस तुम्हारे पीछे क्यों लगी हुई है? मैंने एक फर्जी कहानी घड़कर सुना दी कि मैं दिल्ली से अंबाले एक रिश्तेदार से मिलने गया था कि एक पुलिस वाले से झगड़ा हो गया। मैंने उसे थप्पड़ मार दिया, उसने शोर मचा दिया और मैं वहां से भागा। खुदा जाने कहां कहां की खाक छानता यहाँ तक पहुंचा हूँ। मेरे पास जो रकम थी वो भी रास्ते में कहीं गिर गई। बस यही है मेरी कहानी। आपको तो मालूम ही है कि भारत की पुलिस अगर किसी मुसलमान शहरी के खिलाफ हो जाए तो उसे फौरन पाकिस्तानी जासूस होने का इल्जाम लगा देती है। हकीकत यह है कि मैं कोई जासूस नहीं हूँ। पुलिस इंतकामी तौर पर मुझे इस इल्जाम में गिरफ्तार करना चाहती है। मुसलमान बुजुर्ग बड़े सुकून से मेरी झूठी कहानी
कहानी सुन रहे थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई। इस मुस्कुराहट में एक हल्के से तंज की झलक भी थी। वो कहने लगे, तुम्हारी लड़ाई शहरी पुलिस के सिपाही से हुई थी, फिर मिलिट्री पुलिस तुम्हारे पीछे क्यों लगी हुई है? मैंने जल्दी से कहा, हो सकता है शहरी पुलिस वालों ने मिलिट्री पुलिस को भी झूठी इत्तला दे दी हो कि एक पाकिस्तानी जासूस जेल से फरार हो गया है और इस इलाके में कहीं छुपा हुआ है। मुसलमान बुजुर्ग ने दम करने के अंदाज में अपने सीने पर फूंक मारी, सफेद दाढ़ी पर हाथ फेरा और तस्बीह को सदरी की जेब में डालते हुए बोले, तुम जो कोई भी हो, मुसलमान हो, मेरे मेहमान हो, मैंने तुम्हें अपने घर में पनाह दी है। अब मेरा फर्ज है कि उस वक्त तक तुम्हारी हिफाजत करूं जब तक कि तुम मेरे मकान में हो। तुम इस जगह बैठे रहो। पुलिस उस वक्त तक स्टेशन पर ही रहेगी जब तक कि ट्रेन नहीं आ जाती। इस वक्त तुम्हारा बाहर निकलना ठीक नहीं है। मैं तुम्हारे लिए रोटी लाता हूँ। मैंने बुजुर्ग का शुक्रिया अदा किया और सांस भरकर सर झुका लिया। इसमें कोई शक नहीं था कि अगर ये मुसलमान बुजुर्ग उस वक्त मेरी मदद न करते तो मेरा गिरफ्तार हो जाना यकीनी था। मैं कोठरी में चुपचाप बैठा रहा। छत के पास जो छोटा रोशनदान था उसमें से दिन की रोशनी कोठरी के अंधेरे को उजालने की नाकाम कोशिश कर रही थी। मेरी भूख एक बार फिर चमक उठी। मुसलमान बुजुर्ग एक चंगेर में 2 रोटियां और ऊपर साग डाल कर ले आए। इस वक्त मैं तुम्हें साग रोटी ही पेश कर सकता हूँ। मेरी बहू और बच्चे करनाल गए हुए हैं। नौकरानी सुबह में आकर रोटी पका कर रख जाती है, इसे कबूल करो। मैं दोनों रोटियां चट कर गया, घड़े से पानी निकाल कर पिया। रोटी खाने से मेरे आसाब में जान पड़ गई। मुसलमान बुजुर्ग मुझे आराम करने का कहकर कोठरी से चले गए। उन्होंने बाहर से कुंडी लगा दी। एक लम्हे के लिए मेरे दिल में शक पैदा हुआ, कहीं ये बुजुर्ग पुलिस को खबर तो नहीं कर देंगे। फौरन ही मुझे अपने इस गलत ख्याल पर शर्मिंदगी महसूस हुई। मुझे इस नेक दिल बुजुर्ग के बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। अगर उन्हें पुलिस को खबर करनी होती तो मुझे भूसे के ढेर में क्यों छुपाते? वो उसी वक्त मुझे पुलिस के हवाले कर सकते थे। पेट भर कर खाना खाने के बाद मुझ पर गुनूदगी तारी होने लगी, मगर मैं सो नहीं सकता था। मुझे सोना चाहिए भी नहीं था। मैंने उठकर बंद दरवाजे के साथ कान लगा दिए। दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आ रही थी। मुझे उलझन सी होने लगी। मैं अपने मोहसिन मुसलमान बुजुर्ग की आवाज सुनना चाहता था ताकि मुझे यकीन हो जाए कि वो इसी मकान में है। मैं कुछ परेशान सा होकर चारपाई पर आकर बैठ गया। इतने में दूर रेलवे इंजन की चीख सुनाई दी। ट्रेन आ रही थी। मैं हमतन गोश हो गया। फिर इंजन की छक छक की आवाज सुनाई दी जो आहिस्ता आहिस्ता करीब आकर रुक गई। रेलवे स्टेशन जहाँ से बहुत ही करीब था। इंजन के सिसकारने की बाकायदा आवाज मुझे कोठरी में सुनाई दे रही थी। ट्रेन स्टेशन पर रुकी हुई थी। मुझे उस ट्रेन से आगे पानीपत करनाल की तरफ जाना था, मगर अब नहीं जा सकता था। पुलिस जरूर मुसाफिरों की निगरानी कर रही होगी। गाड़ी इस छोटे स्टेशन पर ज्यादा देर नहीं रुकती थी। कोई 3 मिनट के बाद इंजन ने सीटी दी। गाड़ी की सीटी की आवाज बुलंद हुई और फिर ट्रेन छक छक करती स्टेशन से रवाना हो गई। कुछ देर तक ट्रेन की आवाज आती रही, फिर गायब हो गई। उसके थोड़ी ही देर बाद जीपों के स्टार्ट होने की आवाज आई। मिलिट्री और दूसरी पुलिस वहां से जा रही थी। मैंने इन दोनों आवाजों पर कान लगा दिए। जीपों की आवाज भी कुछ दूर जाने के बाद गुम हो गई। मैंने इत्मीनान का सांस लिया। खतरा किसी हद तक दूर हो गया था, लेकिन अब ये सारा इलाका मेरे लिए खतरे का मकाम बन गया था। पुलिस सारे इलाके में चौकस हो गई थी और जाहिर है कि मैं किसी मकाम पर, किसी स्टेशन पर गिरफ्तार किया जा सकता था या मुझसे पूछगिछ हो सकती थी। मेरा हुलिया पुलिस वालों को अंबाले की पुलिस ने बता दिया होगा। मैं यही सोच रहा था कि दरवाजे की कुंडी खुली और मुसलमान बुजुर्ग अंदर आ गए। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। आते ही मूंढे पर बैठे और बोले, पुलिस चली गई है, अब मुझे बताओ कि तुमने क्या सोचा है। मेरी बहू और बेटा परसों सुबह वापस आ जाएंगे। उनके आने के बाद मैं तुम्हारी हिफाजत की जिम्मेदारी नहीं ले सकता, क्योंकि मेरा बेटा यहाँ का पटवारी है और उसका रुझान भारतीय सरकार की तरफ ज्यादा है। मैंने कहा, मेरे मोहतरम, मेरे पास वो अल्फाज नहीं है कि जिनसे मैं आपकी मेहरबानियों का शुक्रिया अदा कर सकूं, लेकिन मैं दूसरी ट्रेन में यहाँ से निकलना चाहता हूँ। मुझे ये बता दीजिए कि दूसरी ट्रेन यहाँ से आगे किस तरफ और किस वक्त जाती है। उन्होंने बताया कि दूसरी ट्रेन शाम को आती है, वो भी पैसेंजर ट्रेन है और करनाल, पानीपत, सहारनपुर और मीरठ छावनी से होती हुई दूसरे दिन सुबह को दिल्ली पहुंचती है। मैंने कहा कि यही ट्रेन मेरे लिए ठीक रहेगी। आप मुझे शाम तक अपने यहाँ रहने दीजिए, शाम की ट्रेन से चला जाऊंगा। बुजुर्ग ने फरमाया, जब तुम्हें मुसलमान समझकर अपने यहाँ पनाह दी है बेटा, तो फिर इजाजत मांगने की क्या जरूरत है। तुम शाम तक बड़े इत्मीनान से यहाँ रहो। मैं तुम्हारे लिए दिल्ली तक का टिकट भी मंगवा दूंगा। मैंने फौरन कहा, नहीं नहीं मोहतरम, आप ना तो खुद स्टेशन पर टिकट खरीदने जाएंगे, ना किसी दूसरे आदमी को भेजेंगे। टिकट मैं शाम को खुद ही ले लूंगा। इसकी वजह यह थी कि उस सादा दिल मुसलमान बुजुर्ग को शायद इस बात का इल्म नहीं था कि पुलिस ने अपना कोई ना कोई खुफिया आदमी देहाती लिबास में बस्ती के बाहर या रेलवे स्टेशन पर जरूर छोड़ दिया होगा। अगर ये बुजुर्ग मेरे लिए टिकट लेने जाते हैं तो सीआईडी वाले को शक पड़ सकता है कि
آخر یہ کس کے لیے ٹکٹ خرید کر لے جا رہے ہیں۔ مجھے سگریٹ کی سخت طلب محسوس ہو رہی تھی، مگر میں نے انہیں ابھی تک یہ نہیں کہا تھا کہ کسی آدمی سے 2-4 سگریٹ منگوا دیجیے۔ میں نے انہیں کہا کہ میری آپ سے صرف اتنی گزارش ہے کہ آپ شام ہونے تک اپنے مکان سے باہر نہ نکلیں اور ڈیوڑی میں ہی بیٹھے رہیں۔ انہوں نے فرمایا، بیٹا میں زیادہ وقت ڈیوڑی میں ہی تسبیح پر اللہ کے نام کا ورد کرتا ہوں، اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو دروازے پر ٹھک ٹھک کر دینا، میں سمجھ جاؤں گا۔ وہ جانے لگے تو میں نے پوچھا، ٹرین کے آنے کا صحیح وقت کیا ہے؟ انہوں نے جواب میں کہا، صحیح وقت تو شام کے 6 بجے کا ہے، مگر یہ پیسنجر ٹرین روز لیٹ ہوتی ہے اور 7 ساڑھے 7 سے پہلے کبھی نہیں آتی۔ تم شام کا کھانا کھا کر ہی جانا۔ میں نے کہا، شکریہ، اب اس کی ضرورت نہیں پڑے گی، میں نے دیر سے کھانا کھایا ہے، شام کو بھوک نہیں لگے گی۔ بزرگ نے کوٹھری سے نکلنے کے بعد باہر سے دروازے کی کنڈی چڑھا دی اور پھر مجھے ان کے تخت پر بیٹھنے اور کلمہ شریف پڑھنے کی آواز سنائی دی۔ اس کے بعد خاموشی چھا گئی۔ دور سے آٹے کی چکی کے ساتھ کسی کوے کی اچانک بولنے کی آواز آ جاتی۔ ایک دیہاتی گلی میں سے بھینس کو ہنکاتا ہوا گزر گیا۔ کسی قریبی مکان میں ایک بچہ رویا، شاید اس کی ماں نے کسی کو آواز دے کر کہا کہ بچے کو پلنگڑی میں ڈال دے۔ میں چارپائی پر چپ چاپ لیٹ گیا۔ مجھ پر غنودگی طاری ہونے لگی۔ میں سونا نہیں چاہتا تھا۔ میری مشکل ایک مچھر نے آسان کر دی جو نیم اندھیرے میں بار بار میری ناک کے پاس آ کر بھن بھنانے لگا۔ میں نے اسے مارنے کی بہت کوشش کی مگر وہ میرے ہاتھ نہیں آتا تھا۔ اسی کشمکش میں میری غنودگی غائب ہو گئی۔ روشن دان میں سے دن کی جو روشنی کوٹھری میں آ رہی تھی وہ اب پھیکی پڑنے لگی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ باہر سورج غروب ہونے لگا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے شام کے سایوں نے اس روشنی کو نگل لیا اور کوٹھری میں اندھیرا چھا گیا۔ کچھ دیر بعد باہر تخت چرچرایا، پھر قدموں کی ہلکی ہلکی چاپ دروازے کے قریب آئی۔ کنڈی کھلی اور میرے محسن بزرگ اندر تشریف لے آئے۔ انہوں نے ماچس جلائی، روشنی میں آگے بڑھ کر دیوار سے لٹکتی لالٹین جلائی اور بولے، 6:30 بج گئے ہیں، شام کے اندھیرے میں بیٹھنا اچھا نہیں ہوتا، شام کو دیا بتی ضرور جلنی چاہیے۔ ٹرین کا وقت ہو گیا ہے مگر وہ 7:30 سے پہلے نہیں آئے گی۔ تمہیں بھوک تو نہیں لگی بیٹا؟ میں چارپائی پر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میں نے کہا کہ مجھے بھوک بالکل نہیں ہے۔ انہوں نے لالٹین کی بتی نیچی کر دی اور یہ کہتے ہوئے باہر نکل گئے، تم آرام کرو، میں نماز پڑھ لوں۔ انہوں نے باہر سے دوبارہ کنڈی چڑھا دی۔ کوٹھری میں لالٹین کی ہلکی ہلکی روشنی ہونے سے مجھے اچھا لگا تھا۔ اب میں اپنے اگلے پروگرام پر غور کرنے لگا۔ مجھے رہ رہ کر اس خفیہ آدمی کا خیال آ رہا تھا جو یقینی طور پر اس چھوٹے سے ریلوے اسٹیشن پر کسی نہ کسی بھیس میں ضرور موجود ہوگا، لیکن میں اس سے نمٹ سکتا تھا۔ میں انہی سوچوں میں غلطاں تھا کہ اچانک گلی میں کسی کی بھاری آواز بلند ہوئی، شاہ جی پانی پلا دو، پیاس لگی ہے۔ میں ایک دم ہوشیار ہو گیا۔ میں تیزی سے چارپائی سے اٹھا اور پہلا کام یہ کیا کہ لالٹین بجھا دی۔ اس کے ساتھ ہی میں دروازے کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا اور باہر سے آنے والی آوازوں پر کان لگا دیے۔ بزرگ کی آواز آئی، بیٹھو بھائی، اندر سے پانی لاتا ہوں۔ میں نے دروازے کی درز کے ساتھ آنکھ لگا کر ڈیوڑی میں دیکھا۔ ڈیوڑی میں بھی لالٹین جل رہی تھی۔ اس کی روشنی میں مجھے ایک گھنی مونچھوں والا گول مٹول آدمی دکھائی دیا۔ اس نے دھوتی کرتا پہن رکھا تھا، سر پر ایک صافہ بندھا ہوا تھا۔ شکل و صورت سے وہ کوئی دیہاتی آدمی لگ رہا تھا۔ ڈیوڑی میں بھی ایک جانب پانی کا گھڑا رکھا ہوا تھا۔ میں نے دیکھا کہ شاہ صاحب تخت سے اٹھے اور گھڑے میں سے پانی نکال کر مٹی کے پیالے میں ڈالا اور اجنبی کو پیش کیا۔ بولے، تمہیں پہلے بستی میں کبھی نہیں دیکھا، کیا کسی دوسرے گاؤں سے آئے ہو بیٹا؟ شاہ جی نے بڑے اخلاق سے پوچھا۔ اسی دوران میں نے نوٹ کیا کہ اجنبی دیہاتی اپنی چمکیلی آنکھوں سے ڈیوڑی اور کوٹھری کے دروازے کا بڑے غور سے جائزہ لے رہا تھا۔ میرا ماتھا ٹھنکا۔ یہ آدمی پولیس کے خفیہ آدمی کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ اس اجنبی نے شاہ جی کے ہاتھ سے پیالہ لے کر تھوڑا پانی پیا، باقی پانی گلی میں پھینکا اور بولا، شاہ جی آپ یہاں اکیلے رہتے ہیں؟ شاہ جی یعنی میرے محسن مسلمان بزرگ اب تخت پر بیٹھ گئے تھے۔ تخت پر مصلا بچھا ہوا تھا، شاید وہ نماز پڑھنے کی تیاری کر رہے تھے۔ کہنے لگے، نہیں بھائی، میرے بہو بیٹا بھی ہے، وہ دوسرے شہر گیا ہوا ہے، لڑکا تو بستی کا پٹواری ہے۔ اجنبی ان کے قریب ہی زمین پر بیٹھ گیا، اپنی مونچھوں کو صافے سے پونچھتے ہوئے بولا، پھر تو آپ سرکاری درباری آدمی ہیں۔ شاہ جی نے اس کا کوئی جواب نہ دیا۔ اجنبی دیہاتی اپنے آپ ہی بولا، میں یہاں سے گزر رہا تھا، سوچا بستی کی سیر کرتا چلوں، پھر مجھے پیاس لگی، آپ کو دیکھا تو سوچا کہ پیاس بھی بجھا لوں اور آپ کے درشن بھی ہو جائیں۔ شاہ جی بولے، کوئی بات نہیں بھائی، اچھا تم بیٹھو، میں ذرا نماز پڑھ لوں، میری نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے۔ اجنبی دیہاتی ٹکٹکی باندھے اس کوٹھری کے بند دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا جس کے اندر میں موجود تھا۔ خفیہ پولیس والوں کی بھی ایک چھٹی حص ہوتی ہے جو انہیں عین وقت پر بتا دیتی ہے کہ مفرور ملزم کس جگہ چھپا ہوا ہے۔ اس نے مسلمان بزرگ یعنی شاہ جی کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے پوچھا، اس کوٹھری میں کیا ہے شاہ جی؟ اب شاہ جی کچھ پریشان ہو گئے۔ خفیہ پولیس والے نے شاہ جی کا چہرہ فوراً پڑھ لیا اور جیب سے اچانک پستول نکال کر اٹھ کھڑا ہوا۔ بولا، شاہ صاحب جہاں بیٹھے ہو وہیں بیٹھے رہو، کوٹھری میں کیا ہے میں خود معلوم کر لیتا ہوں۔ میں پھرتی سے پیچھے ہٹ گیا۔ معاملہ کھل کر سامنے آ گیا تھا۔ میرا قیاس غلط نہیں تھا، یہی وہ خفیہ پولیس والا تھا جس کو پولیس میرے پیچھے چھوڑ گئی تھی۔
तो दोस्तों ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।